हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है प्रमुख भारतीय राजनीतिक चिंतक, तो उससे संबंधित मैंने मास्टर क्लास एक तो पहले करा दी थी, एक और करवा रहा हूँ, जिससे आपका क्या होगा, बाकी के बच्चों के क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएंगे जो मैंने नहीं बताया। टाइम है तो मैं एक और क्लास बना रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, इसको भी जाने से पहले अच्छे से कर जाना है। एग्जाम में जाने से पहले आप इस क्लास को जरूर से देख जाना, आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हो तो नीचे मैंने प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर अन्य वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, अच्छे से पढ़ लेना। पहला प्रश्न है, राज्य के कार्य क्षेत्र के विषय में मनु के विचारों की विवेचना कीजिए। तो राज्य का जो कार्य क्षेत्र है उसके विषय में आपको क्या बताना है, मनु के विचार बताने हैं। तो मोटा माटी बात यही है कि राज्य के ऊपर मनु ने क्या क्या विचार रखे थे अपने। तो सबसे पहले बात करूं, देखो, मनु प्राचीन अपनी जो भारत की प्राचीन जो व्यवस्था रही है, जो वैदिक सभ्यता के आसपास के काल के जो मनु थे, वो सबसे प्राचीन राजनीतिक चिंतक में, मतलब ऐसा समझ लो कि वो दादो हो अपने राजनीतिक चिंतकों को, सबसे पहलो व्यक्ति थो जो राजनीतिक चिंतन पर बात करी थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, मनुस्मृति में अपनी किताब लिखी, मनुस्मृति में इसने राज्य और समाज के बारे में बताया, राज्य और समाज के बारे में इन्होंने बात की थी। और इनका दृष्टिकोण क्या था, मतलब इनको इनके अनुसार राज्य क्या था। देखो, जब ये तो जिस टाइम पे मनु हुए उस टाइम पे क्या था, धर्म का बोलबाला था, समझ में आ गया, हर चीज़ को धर्म से जोड़ दिया जाता था। तो मनु ने भी क्या बताया कि मनु ने भी राज्य को एक क्या धार्मिक और नैतिक प्रदान राज्य के बारे में बताया, मतलब ऐसा राज्य होना चाहिए जिसमें क्या हो, धर्म की प्रधानता हो, समझे, नैतिकता और संस्कारों की बात हो। तो मनु ही नहीं, मनु के साथ प्लूटो, अरस्तु, इन सब ने भी यही बात की है कि जो राजा है या राज्य है वो कैसा होना चाहिए, एक धर्म पर धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए और नैतिकता की बातें करने वाला होना चाहिए, क्योंकि उस समय क्या था, इन सब चीज़ों का ही बोलबाला था। इनके अनुसार इनका राज्य का मुख्य धर्म क्या है, स्थापना, सामाजिक व्यवस्था और राजा का प्रजा और व्यवस्था और प्रजा की रक्षा करना। तो इनके अनुसार राज्य का जो प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि धर्म की स्थापना करना, मतलब धर्म है उसको स्थापित करना, सामाजिक व्यवस्था और प्रजा की रक्षा करना। तो जो आज समाज की व्यवस्था देखने मिलती है, क्योंकि उसमें नए नए जो राज्य है वो उभरने शुरू हुए थे, जो राजतंत्र की जो व्यवस्था वो नई नई स्थापित होनी शुरू हुई थी, तो उस समय जो प्रजा है उसकी सेवा करना एक मुख्य धर्म में से हुआ करता था। इनके अनुसार जो इन्होंने क्या माना, राज्य को एक नैतिक संस्था माना, मतलब कैसी संस्था माना, नैतिक संस्था, मतलब ऐसे संस्था जहाँ पर धर्म है, मतलब राज्य को चलाना एक धर्म माना गया है, ना कि एक कोई प्रकार का शक्ति का प्रतीक माना है। उन्होंने राजा का कर्तव्य प्रजा, धर्म, अर्थ और काम की रक्षा करना। तो इन्होंने राजा को क्या कर्म बताया कि राजा का कर्म यही है कि वो धर्म के साथ धर्म मतलब धर्म को भी निभाए, अर्थ मतलब पैसा भी कमाए थोड़ा थोड़ा, और साथ के साथ काम की भी रक्षा करे, जो मतलब आपके जो आसपास की जो व्यवस्थाएं सारी समाज जितनी राज्य से संबंधित उनकी भी क्या करे, रक्षा करे, और न्यायपूर्ण शासन चलाए। और जो शासन कैसा चलाए, ऐसा शासन चलाए जिसमें सभी को न्याय मिल सके। अब देखो, मैं थाने मोटा मोटी बात समझाऊँ, मारवाड़ी में समझा दूँ, हिंदी में तो समझाई दी थी। इधर અહીંયા है मनु या बात करी कि मनु जो दो ना जो धर्म की ज़्यादा बोल पालो, तो यही कही यो 100 बात की एक बात यही ही कि राज्य का होना चाहिए, एक धार्मिक होना चाहिए, ठीक है, नैतिकता होनी चाहिए उसके अंदर, समझ में आ गई। क्योंकि धर्म से, और वो जो राजा है या राज्य को कर्तव्य क्या है, प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की सेवा करना ही एक राज्य को धर्म है। इनके अनुसार राजा के क्या कर्म होने चाहिए, राज्य के क्या कर्म होने चाहिए, पहला धर्म रक्षा। तो थानवीर पाठ को कि समाज में धर्म की पालना को सुनिश्चित करना, मतलब समाज में जो धर्म है उनका पालन करना जरूरी है। न्याय प्रदान करना, तो अगर मनु मान्यो, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई भी समाज है, कोई भी राज्य है, उन चलाना है तो न्याय देना बहुत जरूरी है। अगर न्याय जो दोषियों को दंड मिलेगा और निर्दोषों को न्याय मिलेगा तो क्या होगा, जो दोषी उनमें क्या होगा, खोप होगा, है ना। तो इससे क्या होगा, जो आपका जो क्राइम है, अपराध है, वो कम होगा, और अपराध कम होगा तो व्यवस्थित तरीके से जो राज्य है वो चलता रहेगा।
तो उस समय भी इन्होंने किसकी बात की थी? न्याय की। सुरक्षा, बाहरी आक्रमणकारियों और आंतरिक विद्रोहियों की रक्षा करना, तो इन्होंने सुरक्षा को भी बहुत महत्व दी। अमात्य बताया था ना, मतलब कि किले का निर्माण वगैरह के बारे में इसने बताया था। तो इसने ये कहा था कि बाहर के लोग अगर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है, और आंतरिक रूप से भी अगर आपके कोई राजा है जो आपके विरोध में है तो आपको क्या करना होगा? उसका ध्यान में रखना होगा, उसको भी विद्रोह को आपको दबाना होगा। मतलब चाहे बाहर ने चाहे मायने, दोनों तरीकों के करना था ने कंट्रोल रखना है। दूसरों की आर्थिक व्यवस्था, कर वसूलना और जनता के हित में व्यय करना। तो आर्थिक व्यवस्था के बारे में इन्होंने क्या बताया? अगर कोई भी राज्य चलाने के लिए क्या होना चाहिए? पैसा होना बहुत जरूरी है, पैसा होना जरूरी है ना। तो यही बात है, कर वसूलना जरूरी है। जो मनु का ये कहना था, इंसान मतलब कोई भी राज्य है उसमें अगर बिल्कुल कर नहीं वसूला जाएगा तो वो राज्य भी नहीं चलेगा, और बहुत अधिक वसूला जाएगा तो भी नहीं चलेगा। कर वसूलना बहुत ज़रूरी है। कर वसूलोगे तभी तो क्या करोगे? आपके पास पैसा होगा, बस पैसा होगा तो आप सैन्य गतिविधियों में पैसा लगाओगे, प्रजा के कल्याण में पैसा लगा पाओगे। अगले वाला पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और सामाजिक कर्तव्यों की रक्षा करना। तो इन्होंने क्या माना कि जो वर्ण व्यवस्था, जो समाज में आज ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय की जो व्यवस्था है, इसकी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी इनको यही मिलता है कि इन्होंने जातिवाद को फैलाने में सबसे मुख्य योगदान किसका है? मनु का है। इन्होंने सबसे ज़्यादा जातिवाद की बात की थी। मनु के अनुसार राज्य का कार्य केवल प्रशासनिक ही नहीं बल्कि नैतिक और धार्मिक है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मनु के अनुसार क्या था? राज्य का कार्य केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि नैतिक, प्रशासनिक कार्य करने को नहीं बल्कि धार्मिक व नैतिक भी है। और इनकी दृष्टि से जो राजनीतिक चिंतन है वो धर्मधारित राज्य की अवधारणा को स्पष्ट करता है। मतलब ऐसा राज्य होना चाहिए जहाँ पे धर्म की बातें आपको दिखाई दे। तो इन्होंने किस किस चीज़ की बात करी? मुख्य मुख्य पॉइंट। पहले, कोई भी राज्य उन धर्म की रक्षा करनी चाहिए, न्याय देना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए खुद की, आर्थिक व्यवस्था भी बनानी चाहिए और सामाजिक व्यवस्था होने पे भी नियंत्रण रखना चाहिए। अब मुझे उम्मीद है कि थान सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एग्जाम में प्रश्न आओगे तो करते होगा आवे भी गो समझ में आ गई था। अति लघुतरात्मक में प्रश्न थान देखने मिल सके हैं। अंतर्राज्यीय संबंधों में विभिन्न संस्थागत व क्रियात्मक पक्षों में कौटिल्य के विचारों की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो कौटिल्य का क्या विचार रहा आपको इस पर टिप्पणी करनी है। पहला पॉइंट है, आपको पता है कौटिल्य क्या था? कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी गई थी। उसके अंदर आपको पता है राजनीति का एक महान ग्रंथ के रूप में अर्थशास्त्र को माना जाता है। तो इसमें किसकी बात की गई थी? राजनीति की और अर्थशास्त्र दोनों की बात की गई थी। तो राजनीति में इन्होंने क्या बताया था? राजनीति के भी इन्होंने उस समय की किस प्रकार की प्रणाली चलती थी, और उस किताब में इन्होंने ऐसी राजनीति के बारे में बात की है जो आज भी प्रासंगिक है। जिसमें किस किस चीज़ों के बारे में बात की है? इन्होंने अंतर्राज्यीय कि कोई भी राज्य है उसका दूसरे राज्य के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, बल्कि साथ के साथ उसका अपने राज्य के लोगों में भी कैसा व्यवहार या कैसा जो संबंध होने चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बात की है। और ये सब चीज़ें इन्होंने कैसे समझाया? मंडल सिद्धांत के द्वारा समझाया। मंडल सिद्धांत के द्वारा क्या समझाया कि हमें अपन जो एक राज्य जैसे भारत है तो भारत के पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, और भारत में भारत के राज्य हैं जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ भी तो शांति बनानी जरूरी है। बाहर शांति बनाने का चक्कर है कदम आपला घराड़े आपस में लड़ पड़ी जन की करना। तो यही है, मेन बात यह है कि बाहर भी शांति स्थापित करनी है और अंदर भी शांति स्थापित करनी है। और कैसे करनी है इस चीज़ के बारे में किसमें बताया? मंडल सिद्धांत में इन्होंने बताया है। तो इसका सिद्धांत क्या था? पहला सिद्धांत, मंडल सिद्धांत क्या था? आपका पड़ोसी है वो हमेशा उसको शत्रु मानो, कि वो कद भी आप क्या कर सकता है, उसकी नज़र हमेशा आप पर रहती है। जैसे चाइना है, चाइना की नज़र हमेशा अपने भारत पर है कि कद भी मौको मिले और कद भी 7 स्टेट वाला राज्य ना न डपल्या रहे ना। तो यही है, पड़ोसी से हाथ मिला के हमेशा रखो, लेकिन नजरें रखो कि उसका ही वो अपना कदे न कदे बुरी कर सका है। समझ में आ गई? तो हमेशा पड़ोसी को क्या करना है? शत्रु की नज़र से देखना है। दूसरी बात, शत्रु का शत्रु वो क्या आपका दोस्त होता है। जैसे आजकल तो भारत अमेरिका की कौन बन रही, लेकिन पहले क्या अमेरिका और चीन है, हर दोनों के आपस में के कौन बना करती। तो अमेरिका के भारत के साथ क्या कर रहे हो? तो दोस्ती निभा रहे हो ताकि वो चाइना ना काउंटर कर सके। तो यही है, दोस्त को दुश्मन को दुश्मन के अपना हमेशा दोस्त है करे, ये मंडल सिद्धांत है। अगले वाला पॉइंट है विग्रह। विग्रह मतलब संधि। तो इन्होंने संधि और विग्रह का नियम दिया। मतलब इन्होंने क्या दिया कि 2 तरीका से थे कोई भी राज्य ने ना शांत कर सको। मान लो कोई पड़ोसी है,
थारो कोई पड़ोसी ज़्यादा उछल ज़्यादा थार साथ के कदे थाने कोई चीज़ के लिए परेशान करे, कदे कोई चीज़ के लिए परेशान करे, तो दो चीज़ कर उसको कि तो प्यारो समझा लियो कि देख भैया अइया है, समझ जा। एक चीज़ तो यह है, तो यह कौन सी है, यह है संधि। और दूसरी के ला ठा लठ दियो सिर में आग लगा के जो आग लिबरू पहले ही समझ में आ गई एक साथ लड़ाई नहीं करनी है, तो इनके बोले जाए युद्ध। तो कोई भी व्यक्ति हो गया चाहे कोई भी राज्य हो गया, उसको मनाने के लिए आप दो चीज़ें कर सकते हो, क्या तो संधि कर सकते हो, प्यार से उसको समझा सकते हो, और नहीं माने तो लकड़ी खा के सिर में दो, जहाँ पर मान जाओ। समझ में आ गया। तो यही इसको क्या किसको बोला गया, राज्य का अंग बोला गया। दूसरा क्या, दूत व्यवस्था। कोई भी राज्य के बीच में संचार व कूटनीति के लिए दूत व्यवस्था का इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट माना। तो आज के टाइम पे तो एम्बेसडर देखो ना थे, राजदूत जिन बोले जाए, जो बाहर से हर देश में भारत के द्वारा लगाए जाए, तो वो टाइम में वही काम राजदूत कराया करता। उनको क्या होया काम होया कर, तो उन लोगों का क्या कार्य हुआ करता था, वो भारत में मतलब एक आंतरिक जो राज्य होता था वहाँ पे आपके खिलाफ कौन षड्यंत्र रच रहा है, वह कौन सा राजा आपके खिलाफ कोई काम कर सकता है, तो उसके उसके लिए उन सब चीज़ों की सूचना आदान प्रदान करने के लिए क्या करता था, आपका दूत व्यवस्था के रूप में उसको जाना जाता है। जैसे आपके गांव में भी कोई नहीं होगी, कई कई आपके गांव में भी होंगे एक आध ऐसे लोग जिनका कार्य यही रहता है कि फलाना गांव में क्या चल रहा है, फलाना घर में क्या चल रहा है, हर सब चीज़ें की जानकारी रखनी, तो वह भी कौन सा है, दूत व्यवस्था के अंतर्गत है। अगला क्या, राजनीतिक गुप्तचर तंत्र। शत्रु की गतिविधियों की जानकारी हेतु सशक्त जासूसी करना। तो कोई भी राज्य होगा ना, कोई भी राज्य है उसके अंदर जासूसी तंत्र अगर मजबूत होगा तो क्या हो जाएगा, आपको हमेशा ये चीज़ें पता चलती रहेगी कि कौन आपके बारे में कैसे विचार रखता है, आप जनता आपसे खुश है नहीं है, बाहर के राज्य आपसे खुश है नहीं है, कौन आप पर संभावित आक्रमण कर सकता है। और जब आपको इस सब चीज़ों के बारे में पता होगा तो आप क्या करें, उससे पहले से तैयार रहोगे। समझना कि जैसे आपके क्लासमेट में कोई आपको लगता है इससे आपकी नहीं बनती, और उसके बारे में अगर आपको कोई बता रहा है तो आप पहले तैयार रहते हो उस चीज़ के लिए। अगले वाला पॉइंट है क्रियात्मक पक्ष। षडगुण नीति इन्होंने दिया। षडगुण नीति में क्या था, संधि, विग्रह, आसन, यान, सव्यान, द्वैध नीति। ये सब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें ये याद कर लेना आप, साम दाम दंड भेद, वैसे षडगुण नीति आता है प्रश्न। तो इनके द्वारा क्या है, कौटिल्य के द्वारा आप सबको पता है साम दाम दंड भेद की नीति गई थी कि विभिन्न परिस्थितियों में हम अलग अलग प्रकार की जो चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। समझ में, साम का अर्थ होता है कि आप किसी भी इंसान को समझा बुझा कर क्या कर सकते हो, कोई भी अपना काम निकलवा सकते हो। समझ में आ गया। जैसे आपके कोई भी इंसान है, उससे क्या करना है, आपको अपने नोट्स बनाने, तो क्या कर सकते हो, प्यार से उसे नोट्स बनवा सकते हो। फिर दूसरा क्या, दाम, पैसा दे के भी बनवा उसको हो। तीसरों के दंड दे के, ऐ नहीं माने माले छोटो भाई है थारो, ठीक होंगे बनाना या भाने, तो उनसे लड़ाई झगड़ों करके थोड़ा डांट डपट दे के भी तो मना सको ना, तो उनके बोले दंड देकर उसको किसी चीज़ के लिए मना देना। और भेद, मान ली कोई इंसान की तो कोई अं कि कोई गुप्तचर बात बेरो है खदे कि भाई जी वो काम कर लेने, मैं बात बता दूँ कोई ने जना भी वो काम कर ले। तो ये चार नीतियाँ होती है कोई भी इंसान से कार्य कराने की। श्याम मतलब समझाकर, दाम मतलब पैसे देकर, दंड मतलब उसको दंडित करके, या और भेद मतलब होता है किसी भी इंसान की ऐसी गुप्त बातें पता कर कर कि उसके नीचे उसको फिर उसको आपके अधीन कार्य करना पड़े। कला के आलोचनात्मक पक्ष क्या है, सकारात्मक पक्ष, यथार्थवादी दृष्टिकोण व कूटनीति की परिपक्व समझ व सुरक्षा केंद्रित। ये सब चीज़ें छोड़ो, इसका कोई मतलब नहीं है। अगले वाला पॉइंट है राजा राम मोहन राय के सामाजिक और धार्मिक चिंतन की विवेचना। तो राजा राम मोहन राय ने 1772 से लेकर 1833 तक आधुनिक भारत के पुनः जागरण के प्रथम प्रवर्तक थे। राजा राम मोहन राय को भारत के प्रथम राजनीतिक, जो आधुनिक राजनीतिक परिवर्तनकारी व्यक्तियों में से जाना जाता है। इनको पुनः जागरण के पिता के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले नए आधुनिक विचारों को जन्म देने का इन्होंने कार्य किया था। भारतीय समाज में प्रचलित इन्होंने कुरीतियाँ, अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों के विरोध में जागरूकता फैलाई थी। तो इन्होंने वही बातें फिक्स 5-6 चीज़ें आपको रटनी होती हैं, सामाजिक कुरीति, अंधविश्वास, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जो ये लोग हैं इन्होंने कार्य किया था। तो ये तो रट लो, ये तो लिखना ही था। चाहे गोखले आ जाए, तिलक आ जाए, महात्मा गांधी आ जाए, चाहे नेहरू आ जाए, चाहे आ जाए अपने राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, 5-6 लाइन फिक्स हुई, एकदम रट के चली जानी, इनको चिपका देना है ऐसा। पहला पॉइंट है, और अलग क्या लिखना होता है अब वो देख लो। सामाजिक चिंतन की बात करें, इन्होंने समाज के लिए क्या क्या कार्य किया, तो पहला कार्य किया इन्होंने सती प्रथा का। तो इन्होंने जो सती प्रथा उसको क्या बताया कि भाई सती प्रथा वो अमानवीय है ना। और कोई भी एक लड़की हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, भाई अगर उसका पति मर जाए तो उसमें उसकी क्या गलती है, उसे भी जीने का अधिकार है, उसे भी जीना चाहिए। तो इन्होंने अपने प्रयासों से 1829 के अंदर सती प्रथा को पूर्ण रूप से विलियम बेंटिक की सहायता से इसको पूर्ण रूप से बैन करा दिया था।
अगला पॉइंट है विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा के लिए। तो राजा राम मोहन राय ने बहुत अधिक प्रयास करे स्त्रियों की शिक्षा के लिए और उन लोगों को, जो महिलाएं हैं, जो विधवा महिलाएं, उनको पुनः विवाह करने का मौका मिल सके, उन्हें भी अपना एक नया जीवन शुरू करने का मौका मिल सके, उसके लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए। जाति प्रथा पर प्रहार, तो इनके द्वारा ऊंच नीच हो गया, समाज में जो सामाजिक एकता हो गई, उस पर इन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। पश्चिमी शिक्षा का समर्थन, इन्होंने क्या बताया कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी शिक्षा है, उसको हमें आगे लेकर जाना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ के साथ जो आधुनिक शिक्षा है उसको भी हमें क्या करना है, उसको भी हमें साथ के साथ लेकर चलना है, ताकि हम आधुनिकता के साथ बढ़ सके, तार्किक चीज़ों पर समझ सकें, आधुनिक विज्ञान को भी समझ सकें। तो इन्होंने क्या, आधुनिक विज्ञान, गणित और जैसे आधुनिक जो विषय हैं उनको बारे में लोगों को अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। तो ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझ लेना। सती प्रथा के लिए इन्होंने कार्य किया, विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्होंने कार्य किया, और जाति व्यवस्था पर इन्होंने प्रहार किया, और पश्चिमी शिक्षा का भी इन्होंने समर्थन किया। धार्मिक चिंतन की बात करें, एकेश्वरवाद की बात की, मतलब बहुदेववाद, मतलब एक से अधिक जो देवताएं हैं उनकी पूजा से संबंधित इन्होंने बातचीत की। मूर्ति पूजा का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। समझ में आ गया। तो एक से अधिक जो देवताएं होते हैं उनका ये नहीं मानते थे, ये सिर्फ एक ही धर्म, एक ये कहते थे कि हर कण कण में ईश्वर व्याप्त है, सिर्फ ईश्वर का एक ही रूप होता है। और जो भी ये बात करते हैं वो ये समझना ना किसकी विरोध करेंगे, मूर्ति पूजा का आप हमेशा विरोध करते मिलेंगे। फिर उन्होंने 1828 में किसकी स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की है। तो आपको भी पता होगा, धार्मिक सुधार हेतु सत्य, तर्क और नैतिकता के आधार पर इन्होंने एक समाज की स्थापना की। वो कौन सा समाज था, ब्रह्म समाज है, उसकी स्थापना की। अगले वाला पॉइंट है धर्म ग्रंथों की नई व्याख्या। इन्होंने वेद, उपनिषद और कुरान में निहित सार्वभौमिक मान्यताओं को बल दिया। तो इन्होंने जो धर्म ग्रंथ हैं, वेद हो गए, चाहे उपनिषद हो गए, चाहे कुरान हो गए, इनको इन्होंने एक नए महत्व को समझाया है इनकी। अगले वाला पॉइंट है सहिष्णुता। सभी धर्म के सत्य तत्वों को स्वीकारने की बात की। तो इन्होंने क्या कहा कि हमें सिर्फ अपने धर्म को मानते हो तो उसके प्रति कट्टर नहीं रहना, आपको सभी धर्मों को भी मानना है। तो निष्कर्ष की बात करें, ये तो वही है, चल छोड़ो इस चीज़ को। 4 नंबर पॉइंट की बात करें, स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक दर्शन। तो स्वामी विवेकानंद वाला प्रश्न मैंने बहुत डिटेल में करवाया है, आपको पहले ही करवा चुका हूँ मैं स्वामी विवेकानंद वाला प्रश्न। राष्ट्रवाद के संबंध में लोकमान्य तिलक के विचार, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको देखने को मिलेगा लोकमान्य तिलक वाला प्रश्न। मैं कह रहा हूँ आपको लोकमान्य तिलक का प्रश्न आएगा इस बार एग्जाम में, आप देख लेना। आप एग्जाम देने जाओगे, शाम के 3 बजे पेपर खोलोगे, तिलक देखेंगे आपको सामने, छोटे वाले प्रश्न में, लॉन्ग वाले में नहीं, शॉर्ट वाले जो 15-15 नंबर के 2 प्रश्न आए थे ना, उनमें से। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 1856 से लेकर 1990 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उन नेताओं में थे जिन्होंने राष्ट्रवाद को जन जन तक पहुंचाया। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने उन कुछ प्रमुख नेताओं में से रहे जिन्होंने जो आपका जो आंदोलन था, राष्ट्रवाद का आंदोलन था, स्वराज संबंधी बात, आधुनिकता में जो ये अपने राष्ट्रभक्ति का आंदोलन, उसको घर घर तक पहुंचाने का इन्होंने कार्य किया। अच्छा, ये एकदम किसकी बात करिए, क्रांति करने की बात करते थे, युवा व्यक्ति थे एकदम। तो युवा आदमी किसकी बात करता है, क्रांति की बात करेगा। आपके अंदर भी ऐसे जोश है ना कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो युवा आदमी में क्रांति का जोश होता है। तो क्रांतिकारी व्यक्तियों में से थे जिस समय थे तब। इन्होंने राष्ट्रवाद, उग्र, स्पष्ट व पूर्ण स्वतंत्रता पर आधारित बात की। तो इन्होंने कैसा, ये राष्ट्रवाद को ऐसे नहीं कि उदारवादी लोगों की तरह आराम से पुचकार कर या समझा कर या फिर उनको ज्ञापन वगैरह सौंप कर, छोटे मोटे आंदोलन करके, मीटिंग करके बात की, ये सीधी क्रांति करने की बात करते थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इनका क्या मानना था, स्वराज ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इनका पहला पॉइंट क्या था, तिलक का मानना था स्वराज। तो इन्होंने किसकी बात की, इन्होंने सीधे क्रांतिकारी नारा दिया कि स्वराज ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो तिलक ने सीधा माना था कि अंग्रेजों के पीछे क्यों समझाऊं अंग्रेजों को, क्यों मैं ज्ञापन सौंपूं, क्यों मैं ये सब चीज़ें बताऊं, क्यों भाई, क्यों अंग्रेज आए हमारे देश में रहने के लिए, अंग्रेज आए हमारे देश पे राज बाहर से, हम थोड़ी, हम तो यहीं से पैदा हुए हैं, हमारा ही अधिकार है स्वराज करना, हमारा ही अधिकार है अपने देश पर राज करना। अगर हमारा अधिकार नहीं होगा तो किन लोगों का अधिकार होगा। तो इनका ये मानना था कि स्वराज केवल राजनीतिक अधिकार नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। क्यों, जन्म उन्होंने लिया है, उनका ही अधिकार होना चाहिए उस देश पे राज्य चलाने का। अब ऐसा थोड़ी भाई आपका घर है और उसमें 14 और कोई करे, ऐसा नहीं हो सकता ना, आप ही करना चाहते हो ना, तो बस यही बात है।
वे कहते थे जन्म स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और इसे मैं लेकर रहूँगा। इनका सीधा मानना था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध मतलब हमारा जन्म से अधिकार है हर भारतीय का, और आज नहीं कल हम इसे प्राप्त करके रहेंगे। उनके लिए स्वराज का अर्थ ब्रिटिश शासन को पूर्ण स्वतंत्रता थी। और इनका कोई मतलब ऐसा मतलब नहीं था कि हमें सिर्फ आप प्रशासनिक रूप से कार्य दे दो, राजनीतिक रूप से। इनका सीधा कि सीधा अंग्रेजों को उखाड़ कर फेंको यहाँ भारत से, इनका कोई कार्य नहीं है भारत में। अगले वाला क्या, उग्र राष्ट्रवाद। तो आपको पता भाई जवान खून था, मैंने बताया था। तो उग्र राष्ट्रवाद की बात करते थे, एकदम क्रांतिकारी व्यक्ति। तिलक का राष्ट्रवाद संयमित याचना से आगे बढ़कर सक्रिय और संघर्षफुल था। तो तिलक है वो सीधी संघर्ष करने की और क्रांति करने की बात करते थे। इनके द्वारा याचना वगैरह से कोई मतलब इनका नहीं था। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक मांग नहीं बल्कि संघर्ष और बलिदान से प्राप्त होती है। तो इनका यही मानना था कि अपन राजनीतिक रूप से आप चाहे छोटे छोटे आंदोलन कितने करते रहो, इससे कभी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। स्वतंत्रता मिलने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, आपको लड़ाई लड़नी होगी, थोड़ा बहुत हिंसा का भी प्रयोग करना होगा, और आपको उसमें थोड़ा नुकसान भी होगा, बलिदान भी होगा। अगले वाले पर्सन की बात करें, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने गणेश उत्सव, शिवाजी जयंती जैसी चीज़ें क्या की, शुरू की, उत्सव शुरू किए। तो इससे क्या हुआ, जब आपको पता भाई आपके गांव में भी आप देखो जो मेले लगने का जो गांव में क्या मौसम शुरू हो गया है, तो अब वहाँ पर अब आपके वहाँ पे बहुत सारे गांवों के लोग आपस में इकट्ठा होते हैं। अब वहाँ पर कोई भी व्यक्ति है, अंग्रेज उन पे सारी व्यवस्था पे ध्यान भी नहीं रख सकते हैं, और वहाँ पर लोगों को आप कैसे भी अपना संदेश है वो आराम से दे सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, गणेश उत्सव, शिवाजी जयंतियाँ जैसे उत्सवों की शुरुआत की। इसके माध्यम से क्या हुआ, इसके माध्यम से लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना और ज़्यादा बढ़ी। इन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपरा और गौरव राष्ट्रवाद को माना। अगले वाला पॉइंट है स्वदेशी और बहिष्कार। तो इन्होंने तिलक ने जो स्वदेशी वस्तुएं थे उनको यूज करने पर ज़्यादा लोगों को प्रेरित किया कि भाई हमें अपने उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, हमें अपनी वस्तुओं को ज़्यादा उपयोग में लेना चाहिए। साथ के साथ जो बाहर की वस्तुएं थी उनका इन्होंने बहिष्कार करने का बात की। उनके विचार में आर्थिक स्वावलंबन ही राजनीतिक स्वतंत्रता की मार्ग है। तो इन्होंने क्या मांग की कि हमें खुद पर निर्भरता बढ़ानी होगी, ना कि अंग्रेजों पे। अगर अपन खुद पर आत्मनिर्भर रहेंगे तो अंग्रेज है वो अपने आप ही देश छोड़कर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे, और कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता है तो वो आप पर राज कैसे कर सकता है। तो यही है, इन्होंने कहा कि हमारे खुद के उद्योगों को बढ़ावा दो, खुद की चीज़ों को उपयोग करो ज़्यादा से ज़्यादा, और इन अंग्रेजों को बहिष्कार करना शुरू कर दो हर तरफ से। समीक्षा दृष्टि की बात करें, तिलक के राष्ट्रवाद जोशीला और प्रेरणादायक था। बस इतना ही पढ़ाऊंगा, छोटे वाले पर्सन ही करना आपको, इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। अगले वाला पॉइंट है भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का योगदान। ये प्रश्न आता है, ये भी आ सकता है कि सामाजिक उत्थान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, दलितों के सामाजिक उत्थान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का क्या योगदान रहा। तो ये कुछ पॉइंट आते हैं जिसमें से डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म 1891 में से लेकर 1956 तक उनका जीवन काल रहा। तो देखो आपको पता है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय जो संविधान के मुख्य शिल्पकार के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। उन्होंने क्या किया था, संविधान सभा के जो प्रारूप समिति क्या सबसे मुख्य समिति हुआ करती थी, जिन्होंने जितना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बिल्ड करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उसकी रचना और निर्णायक भूमिका निभाई। तो कौन सा संविधान का कौन सा कानून है वो सही रहेगा, कौन सा नियम है, कौन सा आपको अनुच्छेद है उसको सही से उपयोग करना है। तो इन सब चीज़ों का क्या कार्य था, इन सब चीज़ों का निर्माण करना, कौन से देश के संविधान से ये चीज़ उठानी है, ये प्रारूप समिति का कार्य हुआ करता था। और जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का निर्माण हुआ है उसका लगभग कार्य किसने किया था, प्रारूप समिति ने ही किया था। और उनके मुख्य अध्यक्ष और सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से कार्य करने वाले उसमें कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनमें से प्रमुख थे। उसमें क्या है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो 29 अगस्त 1947 को इन्होंने संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने नियुक्ति की। तो 29 अगस्त 1947 को इन्हें संविधान को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इन्होंने विभिन्न प्रस्ताव, विचारों और संशोधनों को समन्वित करके संविधान का अंतिम रूप दिया। तो इन्होंने अलग अलग प्रस्ताव पारित किए, उन पर विचार की, बहस किया, और फिर जाकर क्या क्या अलग अलग प्रकार के अनुच्छेद हो गए, जो नियम है उनका निर्माण करने में इन्होंने कार्य किया। मौलिक अधिकार और समानता। तो अम्बेडकर ने जाति, धर्म, लिंग और भाषा के आधार पर लोगों का भेदभाव खत्म करके समाप्त करने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। तो मौलिक अधिकार देने का जो श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है।
अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार, अस्पृश्यता व उन्मूलन की व्यवस्था करना। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो समानता का अधिकार देने का कार्य इन्होंने मौलिक अधिकार से संबंधित दिए थे। तो आपको पता है समानता का अधिकार 14 से 18 में दिया गया है, जिसमें स्पर्शता मतलब छुआछूत 17 में हटाई गई है, 18 में उपाधियों का अंत है, 19 में स्वतंत्रता है आपके सामने, 14 में राज्य की स्वतंत्रता देखने में, 15 में आपको सभी लोग जाति धर्म उसके आधार पर स्वतंत्र वो है क्या बोलते हैं उनको समानता है, 16 में लोगों के नियोजन से संबंधित स्वतंत्रता देखने को मिलती है। तो ये सारे के सारे जो कानून है वो इन्होंने बताए थे। सामाजिक न्याय और आरक्षण, इन्होंने अनुसूचित जाति व जनजाति और पिछड़े वर्ग को क्या आरक्षण देने का कार्य किया, राजनीतिक व शैक्षणिक आरक्षण के रूप में। यह प्रावधान सामाजिक समानताओं असमानताओं को दूर करने के लिए के उद्देश्य किया गया। तो ये सब चीज़ें क्या थी भाई, सामाजिक जो असमानताएं देखने को मिलती है, जो पिछड़ा वर्ग वो असमान थे, मतलब उनको वो पिछड़ रहे थे, तो उनको बराबरी लाने का इन्होंने अधिकार दिया आरक्षण के माध्यम से। संघीय ढांचा और शासन प्रणाली, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संघीय ढांचा देने के साथ साथ मजबूत केंद्र का पक्ष लिया। तो इन्होंने क्या किया, भारत में मजबूत संघीय ढांचा क्या होता है, जहां पर जो केंद्र के साथ साथ जो राज्य हैं उनको भी अपना फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए। मतलब देखो क्या है, भारत में राज्य वो स्वतंत्र रूप से फैसला ले सकते हैं और केंद्र पर भी निर्भर रहते हैं, और केंद्र भी राज्य पर निर्भर रहता है, दोनों अपनी परस्पर भूमिका के साथ कार्य करते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि भारत के जो राज्य हैं वो टूटकर दूसरे राज्य में नहीं मिल सकते हैं। इन्होंने संसदीय शासन प्रणाली, स्वतंत्र न्यायिक और मौलिक कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया। तो इनके द्वारा जो शासन प्रणाली उसमें स्वतंत्र व न्यायपालिका है और मौलिक कर्तव्य, इसको स्पष्ट रूप से बताने का इन्होंने कार्य किया। अगला पॉइंट है धर्म निरपेक्ष और स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देने का समर्थन किया। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को धर्म से संबंधित स्वतंत्रता देने का कार्य किया, जिसमें अल्पसंख्यक हो गए, जो पिछड़ा वर्ग है, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जिन मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, तो इन सब लोगों को क्या किया, इन सब लोगों को इन्होंने अधिकार देने का कार्य किया कि भाई सिर्फ बहुसंख्यक हो गए जो संख्या में, उनको ही अधिकार नहीं मिले, अल्पसंख्यकों को भी अधिकार मिले। इन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता को क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़ा। तो इन्होंने क्या बताया कि भाई हर व्यक्ति को अपने धर्म अपनाने की, धर्म को मानने की, धर्म से संबंधित जो छूट दी गई है वो क्या है, वो हर व्यक्ति को होनी चाहिए। ये हमारी एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तरह कार्य करती है। अब अगला पॉइंट है एम एन रॉय का नव मानवतावाद की अवधारणा। तो आपका जो एम एन रॉय है उनका जो नव मानवतावाद का जो अवधारणा है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो एम एन रॉय क्या थे, एक भारतीय क्रांतिकारी थे और विचारक व दार्शनिक। तो एम एन रॉय के द्वारा जो नव मानवतावाद का जो सिद्धांत दिया था वो क्या था, ये एम एन रॉय है वो 1893 से लेकर 1954 तक के, मतलब आधुनिक क्रांतिकारियों में से थे। और ये मार्क्सवाद को मानते थे। मतलब किसको मानते थे, जो मार्क्सवादी सोचे, कम्युनिस्ट सोचा, उसको मानने का इनको क्या था, इनका जो नियम था। और इन्होंने नव मानवतावाद की अवधारणा प्रस्तुत की, जो किस पे आधारित हो, तो नया व्यक्ति किसकी बात करेगा, नया व्यक्ति होता है वो किसकी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करेगा, तर्क संगत बातें करेगा, मतलब तर्क की बातें करेगा, और जो मानव केंद्रित, मतलब इंसान से लोकतंत्र है उसमें लोकतंत्र की क्या भूमिका, वास्तविकता में लोगों की क्या भूमिका है, उस पर इन्होंने बात की थी। तो अगर आपको एम एन रॉय से संबंधित प्रश्न आए तो उसमें आपको क्या याद कर रखना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ना, अगला तर्क संगत बातें और मानव केंद्रित अवधारणा के बारे में इन्होंने बात की थी। तो नव मानवतावाद का मूल सिद्धांत क्या है, तो एम एन रॉय का मानना था मनुष्य सर्वोच्च मूल्य। तो इन्होंने यही माना। देखो आप कोई भी अब इतनी आपने ऊपर से लेकर यहाँ तक पढ़ा, इसमें किन चीज़ों की ज़्यादा बात हुई है, आप प्लूटो को देखो, कौटिल्य को देखो, मनु को देखो, कौटिल्य को देखो, शुक्र को देखो, इन तीनों ने इन सब ने किसकी बात की, इन्होंने बात की थी धार्मिक आधार पर, समझ में, राजनीति की, राजा की, राज्य की। लेकिन जो नव मानवतावाद क्या है, इन्होंने क्या कहा कि राज्य वगैरह कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट कौन है, मनुष्य। जो आपका राज्य है उसमें जो लोग रहते हैं, प्रजा रहते हैं, वो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सभी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थाओं के मुख्य केंद्र होना चाहिए। तो अगर कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यवस्था कोई फैसला ले तो वो किसको ध्यान में रखे, कि उसकी जनता है या प्रजा या मनुष्य को ध्यान में रखे उसके फैसला होना चाहिए। वही सामाजिक व्यवस्थाओं का भी एक मनुष्य जो प्रजातंत्र उसको ध्यान में रखते हुए क्या फैसला लेना चाहिए।
इन्होंने धर्म, अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध किया। तो इन्होंने क्या, नया व्यक्ति, वही बात है ना, अब आपको धर्म से संबंधित कोई ज़्यादा बातें करें, ज़्यादा नैतिकता की बातें करें, तो आपको भी वो ज़्यादा चीज़ें पचेंगी नहीं पचेंगी, क्योंकि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ज़्यादा मानने वाले व्यक्ति हो। तो इनका भी यही मानना था, इनके द्वारा धर्म, अंधविश्वास और रूढ़ियों को ये ज़्यादा नहीं मानते थे, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ज़्यादा मानते थे, विज्ञान से संबंधित चीज़ों को मानते थे। जैसे आज के समय अगर आपको कोई कहते हैं कि पृथ्वी कोई गाय के सींग पे है, तो क्या आप इस चीज़ पे विश्वास करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है भाई गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो वही सब चीज़ें हैं, ये भी इन सब चीज़ों को ही मानते थे। प्रमुख दृष्टिकोण, मानव केंद्रित सिद्धांत। तो इन्होंने यही सिद्धांत दिया, कोई भी राज्य धर्म नहीं बल्कि मानव का विकास सर्वप्रिय है। तो पहले हर व्यक्ति क्या बोलता था कि धर्म के हिसाब से चलना चाहिए, धर्म के हिसाब से चलना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य की भलाई होनी चाहिए, उस हिसाब से चलना चाहिए। जैसे आज के समय सरकार फैसले लेती है, तो उसमें किस चीज़ को ध्यान रखा जाता है कि जनता की कैसी भलाई हो, साथ ही साथ खुद की भलाई भी देख लेते हैं कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि जनता की कैसे इस चीज़ में भलाई हो। तो यही कॉन्सेप्ट है नव मानवतावाद का कॉन्सेप्ट में जाना जाता है। तर्क और विज्ञान, समाज में सुधार के आधार पर तर्क और विज्ञान शिक्षा होना चाहिए। तो इन्होंने माना कि शिक्षा में विज्ञान का होना, आधुनिक सोच का, विज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आधुनिक शिक्षा होगी, आधुनिक सोच होगी, तो हम क्या होगी, अब हम पूरी दुनिया के साथ धीरे धीरे कम्पीट करना शुरू कर देंगे, सारी दुनिया के साथ हम भी मुकाबला करना शुरू कर देंगे। अगला पॉइंट इन्होंने क्या बताया, लोकतंत्र। केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की बात की। तो इन्होंने क्या बात की कि ऐसे नहीं कि लोकतंत्र, आपने संविधान का निर्माण कर दिया तो लोकतंत्र का निर्माण हो, नहीं, वो राजनीतिक रूप से लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र क्या होना चाहिए, लोगों की जो भागीदारी है वो कैसे होनी चाहिए, सामाजिक, समाज के हर व्यक्ति की जो नीतियों का निर्माण हो गया, आपका जो और कोई कानून का निर्माण हो गया, या फिर जो कुछ भी हो रहा है उसमें जनता की भागीदारी होनी चाहिए। और साथ के साथ आर्थिक लोकतंत्र, और सभी लोग हैं वो भी सभी लोगों के पैसे का बंटवारा वो भी समान रूप से होना चाहिए। आर्थिक विषमता भी नहीं होनी चाहिए कि अमीर और बहुत ज़्यादा अमीर हैं और गरीब बिल्कुल ही गरीब हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपके पास, सभी के पास थोड़ा थोड़ा पैसा होना भी चाहिए। वैश्विक मानववाद की बात, तो इन्होंने जाति, धर्म और राष्ट्रीय सीमाओं से ऊपर उठकर वैश्विक भाईचारे की बात की। तो इन्होंने क्या बताया कि आपस में जो कुत्ते बिल्ली की लड़ाई चलती रहती है ना सबके बीच में, इसको ख़त्म करके हमें आपस में सभी लोगों को एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा सबका गोल क्या है, हमें सभी लोगों को एक साथ रहकर खुश रहना, सभी को अपने अपने देश के लोगों की भलाई के बारे में सोचना है। अगले वाला पॉइंट है राजनीतिक दृष्टिकोण। तो एमन रॉय ने पार्टी रहित लोकतंत्र की वकालत की। तो एमन रॉय ने एक नया कॉन्सेप्ट क्या दिया कि ये जो राजनीतिक दलों का जो कॉन्सेप्ट है इसको ख़त्म करो, हमें एक पार्टी रहित दल होने चाहिए और स्थानीय समितियों के माध्यम से सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और जो स्थानीय, जो आपकी ग्राम पंचायत होगी, नगर पालिकाएँ होगी, इस हिसाब से आपके सामने क्या होना चाहिए, स्थानीय समितियाँ होनी चाहिए और उस माध्यम से राजनीति चलनी चाहिए। इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक भागीदारी में संतुलन आवश्यक माना। तो इन्होंने जो हर व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको और सामाजिक जिम्मेदारी को, तो इन्होंने क्या माना कि वह हर व्यक्ति को अधिकार मिले, और इससे क्या हो, हर व्यक्ति का अधिकार मिलने तो चाहिए, लेकिन ऐसे अधिकार नहीं हो कि समाज खत्म हो जाए इस चीज़ से। हर व्यक्ति को अधिकार मिले, लेकिन उसके साथ समाज की भी प्रगति होनी चाहिए। समाज की प्रगति मतलब हर व्यक्ति की भलाई होनी चाहिए उस चीज़ में। ऐसा आपको फैसले लेने, ऐसी नीतियों का निर्माण करना है। महत्व की बात करें, नव मानवतावाद ने भारतीय राजनीति चिंतन में धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक व नव मानवता केंद्रित, देखो मानवता शब्द आ रहा ना, बस यही बात है इसमें। तो इन्होंने क्या किया, धर्मनिरपेक्ष राज्य का निर्माण, वैज्ञानिक नई सोच, वैज्ञानिक तार्किक सोच की बात की, और मानव केंद्रित जो दृष्टिकोण है उसको इनको केंद्र में रखा। यह केवल एक ऐसा वैकल्पिक विचार नहीं था जो पूंजीवाद पर निर्भर था, न ही साम्यवाद पे। तो इन्होंने ऐसा नया विचारधारा दी जो ना तो ज़्यादा पूंजीवाद पे निर्भर थी और न ही ज़्यादा साम्यवाद पे निर्भर थी। समझ में आ गया आपको? तो ये है इस प्रकार से आपकी जो पूरे का पूरा जो प्रमुख भारतीय राजनीतिक चिंतन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन थे, मैंने सारे के सारे आपको करवा दिए हैं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ से सारा कंटेंट, नोट्स वगैरह फ्री में मिल जाते हैं। धन्यवाद।